हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, ये वीडियो में हम फटाफट इंटरमीडिएट को रिवाइज करेंगे। इंटरमीडिएट चैप्टर 16 एसएलसीएम, एक आध क्वेश्चन पक्का आता है, 3, 6, 9 तक उसका वेटेज होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स हैं, सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक आध क्वेश्चन मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, एक दो या किस्मत अच्छी रही तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो क्रीम एरिया है, बिल्कुल शॉर्ट एक आध क्वेश्चन आता ही है, आप उठा के देख लो। ठीक है, इंटरमीडिएट काम चैप्टर इसमें अच्छे से रिवाइज करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। तो अच्छे से मेरे साथ पूरा वीडियो आखिरी तक देखना है। लाइक का जो फॉर्मेलिटी है पहले ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, लाइक वाइक दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो, और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए, सबसे पहले सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मर्चेंट बैंकर। ठीक है, मर्चेंट बैंकर आपको पता ही है क्या है, एक बैंक है। ठीक है, जो आपको इशू मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इशू को पूरा मैनेज करता है, फंड रेजिंग में आपको हेल्प करता है, बहुत सारे जो एडवाइजरी सर्विसेज देता है, डी लिस्टिंग, एसएएसटी, टेक ओवर करना है आपको, मर्जर डीमर्जर, अमालगमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इन सब में एडवाइजरी सर्विसेज भी ये देता है। फिर फंड मैनेजमेंट में आपको पता ही है, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देता है, सारे कॉम्प्लायंसेस जो होते हैं, प्रोसीजरल कॉम्प्लायंसेस होते हैं, वो ये मदद करता है, बुक बिल्डिंग में मदद करता है। और मर्चेंट बैंकर साथ साथ में अंडर राइटिंग भी करता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो एज अ इंटरमीडिएट क्या करता है, आ जाओ। मर्चेंट बैंकर मींस अ पर्सन हु मैनेजेस, इसीलिए इसको इशू मैनेजर भी कहा जाता है। ठीक है, इशू मैनेजमेंट इनका बिजनेस है। ठीक है, तो हु मैनेजेस द बिजनेस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। फंड रेजिंग में ये आपको मदद करते हैं, फंड रेजिंग में सारे जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं वो ये करते हैं। ठीक है, बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज। ठीक है, पूरा बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग, पूरा इसमें वो आपको हेल्प करेंगे, सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करेंगे। और सबसे मेन जो उसका काम होता है वो है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना, आपने पढ़ा भी होगा पूरे आईसीडीआर रेगुलेशंस में। अब इनका कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होता है, नेटवर्थ शुड बी नॉट लेस देन 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ लगता है। क्लियर है। और अब है क्या क्या और एक्टिविटीज वो करते हैं, फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर 1, सेम मैनेजिंग द पब्लिक इशू। ठीक है, सारे जो सिक्योरिटीज होते हैं, फंड रेजिंग जो भी होती है, उसमें मर्चेंट बैंकर को लीड मैनेजर इशू अपॉइंट करना वैसे भी मैंडेटरी होता है। फिर है आजकल जो इंपॉर्टेंस बढ़ गया है अंडर राइटिंग, आपको पता ही होगा कि अब अंडर राइटिंग कौन कर सकता है, मर्चेंट बैंकर या स्टॉक ब्रोकर। मर्चेंट बैंकर या स्टॉक ब्रोकर, ये दोनों ही लोग अंडर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर एडवाइजरी सर्विसेज भी दे सकते हैं कि अगर आप इंडिया के बाहर से फंड रेज करना चाहते हो, तो आपको पता ही है फेमा और बहुत सारे प्लिथोरा ऑफ रेगुलेशंस आपको कंप्लाई करने होते हैं, तो इसीलिए आपको एडवाइजरी सर्विसेज जरूर लेनी होती है। ठीक है, तो वो वहां पे भी काम करते हैं। मैनेजिंग, एडवाइजिंग ऑन इंटरनेशनल ऑफरिंग्स ऑफ डेट और इक्विटी, जो आप इतने सारे नाम पढ़ चुके हो, एडीआर, जीडीआर, ईसीबी, करेक्ट कर लो उसको, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, एफसीसीबी, एफसीईबी एंड बॉन्ड्स। ठीक है, जो भी फॉरेन से फंडिंग आती है पूरी आप इसमें उनको एडवाइजरी सर्विसेज वो देते हैं। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर रहे हो, प्राइवेटली फंड रेज कर रहे हो, उसमें भी ये लोग हेल्प करेंगे आपकी। फिर सैटेलाइट डीलरशिप है, प्राइमरी डीलरशिप है मनी मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, तो वहां पे भी ये काम करते हैं। कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज जो मैंने आपको बताया, डी लिस्टिंग हो गया, टेक ओवर हो गया, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो गया, जितने भी बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं कंपनी के लाइफ में, लिक्विडेशन, सब इसमें आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, टेक ओवर, एक्विजिशंस, डाइवेस्टमेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और फिर है प्रोजेक्ट लेवल पे भी एडवाइजरी देते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, ये काम भी है एडवाइजरी सर्विसेज। और फिर है सिंडिकेशन ऑफ रुपी टर्म लोन। सिंडिकेशन बेसिकली होता है कि जब आप एक से ज्यादा बैंक से पैसा लेते हो, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा जो आपको प्रोजेक्ट का पैसा है वो अगर आप मल्टीपल बैंक से एक कॉमन अरेंजमेंट के थ्रू लेते हो, उसको कहते हैं लोन सिंडिकेशन। ठीक है, तो उसमें भी मल्टीपल बैंक से आप एक साथ लोन ले रहे हो एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें लोन लेके देना, सिंडिकेशन का भी काम ये करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रोल है मर्चेंट बैंकर का। ठीक है, देख लो, फटाफट देख लो। ठीक है, पर्सन जो मैनेज कर रहा है बिजनेस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय मेकिंग अरेंजमेंट फॉर सेलिंग, बाइंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द इशू। ठीक है, 5 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है, और अलग अलग टाइप के सर्विसेज ये देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका मर्चेंट बैंकर।
ठीक है, फिर आते हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज बैंकर टू एन इशू। ठीक है, ये भी मेनली अगर आप देखोगे पब्लिक इश्यूज में ही इनका ज्यादा रोल है, प्राइमरी मार्केट में ही इनका पूरा रोल होता है। बैंकर टू एन इशू मतलब पूरा जो पैसे का काम है, फंड ही तो मोबिलाइज हो रहे हैं ना भाई। पब्लिक इशू क्या है, एक जगह से दूसरे जगह फंड आना है, तो जो भी पैसों का काम है वो ये बैंकर टू एन इशू करेंगे। और ये कौन होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही होता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ही आप अपॉइंट करते हो एज अ बैंकर टू एन इशू। और ये लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से एक एक एप्लीकेंट के अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचाते हैं। आ रहा है ख्याल में, फंड मोबिलाइजेशन पूरा इनका काम है। एक 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 एक, एक जो एप्लीकेंट है उनके अकाउंट्स को डेबिट करके कंपनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना इनका काम है। और अगर नहीं हो पा रहा है अलॉटमेंट तो रिफंड करना भी इनका ही काम है। फिर अगर आप मल्टीपल स्टेप्स में पैसा बुला रहे हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, तो सारे स्टेजेस पे एक एक करके पूरा पैसा बुलाना, उनके अकाउंट से डेबिट करके कंपनी के बैंक अकाउंट में डालना, तो सारे जो फंड ट्रांसफर्स हैं, बैंक ट्रांसफर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बैंकर टू एन इशू की होती है। तो आपको बैंकर टू एन इशू अपॉइंट करना होता है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर 1, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना। ठीक है, ग्राउंड लेवल से एप्लीकेशन आएंगे और एप्लीकेशन के साथ आपका पैसा होता है, या फिर असबा एप्लीकेशन होगा, जो भी है तो वो आप कलेक्ट करो। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी। फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी, अगर आप स्टेजेस में पैसा लेते हो तो। फिर है रिफंड, ओवर सब्सक्राइब हो गया तो पार्शियल पैसा आपको वापस करना है, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला और आपको पूरा पैसा रिफंड करना है, इशू पूरा कैंसिल हो गया है, तो रिफंड करने का भी काम बैंकर टू एन इशू करेगा। और फिर रेगुलरली उस सिक्योरिटी पे या तो आप इंटरेस्ट पे करोगे या तो आप डिविडेंड पे करोगे, तो वो पेमेंट्स भी बैंकर टू एन इशू के थ्रू आप करते हो। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट्स, तो 4 काम ऐसे बैंकर टू एन इशू करते हैं। एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करना, उसको रिफंड करना, फिर आगे के जो कॉल्स होते हैं, अलॉटमेंट, कॉल मनी, उसको रिसीव करना, और जो भी आप रेगुलर पेमेंट्स देते हो, शेयर्स है तो आप डिविडेंड पे करते हो, डेट सिक्योरिटीज हैं तो आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो सबके रेगुलर पेमेंट्स करना। तो ये बेसिक काम है बैंकर टू एन इशू का। फिर है कि बेसिकली वही इनका काम क्या है, फंड ट्रांसफर्स करना, सही अकाउंट से सही अकाउंट में ट्रांसफर करना, सही अकाउंट से सही अकाउंट में ट्रांसफर करना टाइमली, ये इनका काम है। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट्स, कैरीज आउट ऑल ऑफ द एक्टिविटीज एंश्योरिंग दैट द फंड्स आर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू द एस्क्रो अकाउंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपको पता ही है जब भी फंड रेज होते हैं पब्लिक इशू में, एस्क्रो अकाउंट ओपन होता है जहां पे सारा फंड आता है कंपनी का, और फिर अलॉटमेंट के बाद ही वहां से पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, आप सिर्फ पैसों का काम भी कर सकते हो, या आप साथ साथ में एप्लीकेशंस, पूरा उसका जो रिकॉर्डिंग है, डेटा ट्रांसफर है, वो भी काम आप कर सकते हो। मल्टीपल काम होते हैं पूरे पब्लिक इशू में, तो दिया हुआ है। व्हाइल वन और मोर बैंक्स मे फंक्शन एज अ बैंकर टू एन इशू, मतलब वो सिर्फ पैसों का काम करेंगे, या हो सकता है वो साथ साथ में पूरा एप्लीकेशंस और डेटा वो सब भी मैनेज करे। ठीक है, एज वेल एज द कलेक्शन बैंक्स, others may do a limited work of collecting the applications for securities along with the remittance in their numerous branches in different center। तो मतलब आप क्या रोल निभाना चाहते हो आपके ऊपर है। मिनिमम पैसों का ट्रांसफर तो आपको करना ही है, अब साथ साथ में क्योंकि पैसे अलग से तो आते नहीं है, एप्लीकेशन के साथ ही पैसा आता है, तो आप एप्लीकेशन और जो कलेक्शन का काम है वो भी आप कर सकते हो, 2 in 1 काम भी आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही आते हैं, पेमेंट जिस भी तरह होता हो और जो एप्लीकेशन में जो डिटेल्स होती हैं वो एक साथ ही आती है, तो एक ही बंदा उसको करेगा तो बेटर रहेगा, ज्यादा एफिशिएंटली वो काम हो सकता है। तो आपके ऊपर है आपको कोई भी पब्लिक इशू में कैसे जुड़ना है। मिनिमम पैसों का काम तो आपको करना ही, क्योंकि आप बैंकर हो, साथ साथ में आप रजिस्ट्रार का जो काम होता है, एप्लीकेशन का डेटा कलेक्ट करना, पंच इन करना, फिर वो ट्रांसमिट करना, वो सब भी आप थोड़ा एक आध स्टेप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो साइमल्टेनियसली। और फिर है द बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश prompt information and records to the company as well as to the lead manager for monitoring and progressing the issue work। हर दिन जब तक इशू ओपन है बहुत टाइमली डेटा चाहिए होता है कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, उसकी पूरी एक्सेल शीट बनानी पड़ती है, उसके लिए पूरा डेटा वर्क करना पड़ता है, एक एक एप्लीकेशन से एक एक डेटा सिस्टम में पंचन करना होता है, और वो लीड मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज, हर जगह अपडेट्स देनी होती है ताकि पता चले कि इशू कितना सब्सक्राइब हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस। क्लियर है, ये भी इनका काम है।
तो ये पूरा आपका इंटरमिजरी है, बैंकर टू एंड इशू। ये 4 पॉइंट्स बस आपको मेन याद रखने, 3 मार्क का सिंपल शॉर्ट नोट आता है, मिनिमम ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक 4 पॉइंट्स है, अगर आपको पब्लिक इशू आता होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं सर कस्टोडियन। आ जाओ कस्टोडियन, या एक काम करते हैं इंटरमिजरी के इसमें ही चलते हैं फ्लो में। ठीक है, अब आ जाओ रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार टू एंड इशू। तो रजिस्ट्रार का बेसिकली काम बैंकर के आगे का है कि ये जो डेटा बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल से कलेक्ट किया जाता है, इसको आगे तक पहुंचाना। तो रजिस्ट्रार का जो फंडामेंटल काम है वो है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट डिसाइड करना, अलॉटमेंट का बेसिस डिसाइड करना, लिस्ट ऑफ अलॉटीज बनाना, ये सबसे बेसिक काम है रजिस्ट्रार का। तो जब भी आप वर्ड रजिस्ट्रार टू एंड इशू सुनो, आपको वर्ड याद आना चाहिए अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो रजिस्ट्रार टू एंड इशू का होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन लगता है, बैंकर टू एंड इशू और रजिस्ट्रार का कोऑर्डिनेशन लगेगा। ठीक है, चलिए तो कौन है भाई रजिस्ट्रार? कौन है? इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन, जो भी पब्लिक इशू कर रहा है, टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर 1, कलेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर। ठीक है, ये लोग भी ये काम करते हैं, एप्लीकेशन कलेक्ट करना इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू। कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट्स, क्योंकि इनको अलॉटमेंट का बेसिस डिसाइड करना है, तो सारी डिटेल इनके पास आती है और इनको वो प्रिजर्व भी करके रखनी है। ठीक है, कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशंस एंड मनीज रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर और पेड टू द सेलर्स ऑफ सिक्योरिटी, असिस्टिंग द बॉडी कॉर्पोरेट इन, बरोबर, ये थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फंड इशू कर रहा है, जो इशूअर कंपनी है, इशूअर कंपनी को हेल्प करना है क्या चीजों में? सबसे पहला, डिटरमाइनिंग द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। मेनली ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कहां आता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में। अगर आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है तब आपको बेसिस डिसाइड करना होता है कि एक्सेस एप्लीकेशंस का आप क्या करोगे, रिफंड करोगे या प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करोगे। ये आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करना होता है। तो इसमें हेल्प करेगा रजिस्ट्रार टू एन इशू इन कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आप लिस्ट करोगे। एंड फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ अलॉटी, बराबर, बेसिस के हिसाब से ही होगा ना, कनेक्शन है, पहले बेसिस डिसाइड होगा, उसी से फिर हम फाइनल करेंगे लिस्ट कि कौन सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं जिनको शेयर अलॉट किए जाएंगे। और फिर है एक एक को अलॉटमेंट लेटर या जो भी शेयर सर्टिफिकेट है या जो भी डीमैट है, तो फिर आपको डिपॉजिटरी को ये पूरी लिस्ट फॉरवर्ड करनी होती है ताकि आप उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर सको। और डीमैट की डिटेल्स आपके एप्लीकेशन में ही होती है। जिनको इलेक्ट्रॉनिकली चाहिए होता है वो अपने अपने डीमैट डिटेल्स उसी में भेजते हैं। ठीक है, बस वो आपको फॉरवर्ड करना होता है डिपॉजिटरी को और ऑथराइज करना होता है कंपनी के बिहाफ पे कि आप इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, हमको पैसे मिल गए। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग द अलॉटमेंट लेटर्स, रिफंड ऑर्डर्स और सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। जैसा भी होगा, रिफंड हो रहा है तो रिफंड ऑर्डर्स होंगे, अलॉटमेंट मिल रहा है तो सर्टिफिकेट्स देंगे या डीमैट क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, उसका जो मेन काम है ये है, इससे आपको पॉइंट्स एक एक करके रिकॉल होंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान देने। बढ़े आगे, चलो अब आते हैं डीपी। डीपी बोलो, डीपी पढ़ाई होगा आपने, डिपॉजिटरी चैप्टर में भी आता है। ठीक है, तो डीपी बेसिकली क्या है? एजेंट है। किसका एजेंट है? किसका एजेंट है? डिपॉजिटरी का, बराबर। डिपॉजिटरी क्या करते हैं? डीमैट सर्विसेज देते हैं। तो एक होता है कि डिपॉजिटरी जो है वो डायरेक्टली कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है, डिपॉजिटरी डील्स विद द कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डील्स विद द इन्वेस्टर। आपको पता ही होगा ये कस्टमर इंटरफेस है। आए ख्याल में? इन्वेस्टर से जो भी बातचीत होती है, इन्वेस्टर को जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी देता है। डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्टली इन्वेस्टर कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो इंटरफेस है, वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी डीमैट से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज करना है, वापस रीमटेरियलाइज करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन करना है, जो भी करना है, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, या जो भी इंसिडेंटल जो भी सर्विसेज होती हैं, वो सब आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना है। तो इन्वेस्टर किसके पास जाता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, और पार्टिसिपेंट फिर डिपॉजिटरी के थ्रू वो सारे काम करवाता है। तो बेसिकली ही इज एन इंटरमीडियरी, ही इज एन एजेंट, ही इज बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये रोल है उसका। तो डीपी इज एन एजेंट। ठीक है, किसका? डिपॉजिटरी का, थ्रू विच इट इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर। तो
तो इन्वेस्टर इंटरफेस डीपी को माना जाता है एंड प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो डीपी इज डिस्क्राइब एज एन एजेंट, लॉ के तहत एजेंट माना जाता है, ही रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटरी, ठीक है। देयर आर इंटरमीडियरी बिटवीन, दे आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, इंटरफेस माना जाता है एंड दे एग्जीक्यूट, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट होती है इन्वेस्टर की वो डीपी के पास जाती हैं, तो दे एग्जीक्यूट्स द प्लेज रिक्वेस्ट, ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, ऑन मार्केट ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हु होल्ड द शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, ठीक है। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं वो सब डीपी के थ्रू किए जाते हैं। फर्दर ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर आर आल्सो हैंडल्ड एंड डीमैट रीमैट रिक्वेस्ट आर आल्सो हैंडल्ड इन कंसल्टेशन विद द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट और शेयर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को आप क्लब भी कर सकते हो, मतलब बेसिकली सारे सर्विसेज हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर को देता है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग, डीमैटेलाइज ऑफ सिक्योरिटीज, रीमैटेलाइज ऑफ सिक्योरिटीज, प्लेज, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, लंबी लिस्ट है, ठीक है। ये सारे काम इन्वेस्टर करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये है आपका और हमारा डीपी, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब है सर कस्टोडियन, ठीक है, कस्टोडियन। अब यहां आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड में, सीआईएस में, प्राइवेट इक्विटी में भी चलता है आजकल, मतलब बड़े बड़े जो भी फंड्स हैं उनको तो कस्टोडियन अपॉइंट करना मैंडेटरी है। आ रहा है कुछ समझ में? काफी जो बड़े इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं उनके लॉ में तो लिखा है कि उनको कस्टोडियन अपॉइंट करना मैंडेटरी है। आए कुछ समझ में? तो ये कस्टोडियन बेसिकली क्या है? कस्टडी का मतलब क्या होता है? फिजिकल सेफ कीपिंग, सेफ कीपिंग प्राइमरी रोल होता है। आए ख्याल में? कस्टोडियन के पास आप क्यों जाते हो? सेफ कीपिंग के लिए। अब क्या सेफ कीपिंग रखना है आपको? एसेट्स, जो भी एसेट्स आप खरीदते हो, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या खरीदेगा? शेयर्स, सिक्योरिटीज, मतलब इन जनरल सारे टाइप के सिक्योरिटीज। गोल्ड के स्कीम है तो फिजिकल गोल्ड भी ले सकता है, गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट भी ले सकता है। प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास। कमोडिटी वाला है तो कमोडिटीज में भी हो सकता है पैसा लगाया जाए। तो फिजिकल एसेट्स आपके पास आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एसेट होता है पैसा, कैश या बैंक बैलेंसेस, ठीक है। तो इसको भी, इसकी भी सेफ कस्टडी होती है। आ रहा है कुछ समझ में? तो बेसिकली सारे एसेट्स की सेफ कस्टडी के लिए एक इंडिपेंडेंट कस्टोडियन अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है काफी सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के लिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। क्लियर है? तो इनका काम क्या है आइए देखते हैं। तो कस्टोडियन इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन और प्रपोजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टोडियल सर्विसेज। कितना आसान है, कस्टोडियन है तो कस्टोडियल सर्विसेज देता है। कस्टोडियल सर्विस का मतलब क्या है? सेफ कीपिंग। क्लियर है? कस्टोडियन कीप्स द कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। जिसको भी सर्विस वो देता है कस्टोडियन, तो कस्टोडियन का क्लाइंट कौन होगा? म्यूचुअल फंड। कस्टोडियन का क्लाइंट कौन होगा? सीआईएस, एआईएफ, प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, ये सारे लोग। कस्टोडियन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसिडेंटल सर्विसेज, सब लोग करते हैं साइड एक्टिविटी, ठीक है, कि अगर मैं कस्टडी रख रहा हूं, मेरे पास फिजिकल एसेट है, तो उससे रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स होती हैं, ट्रांसफर करना है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग है, उसकी जो भी इंसिडेंटल सर्विसेज लगती होंगी वो भी उसी पर्सन को दे दे तो बेटर है। जैसे कि लिखा हुआ है देखो, सच एज मेंटेनिंग द अकाउंट्स, अकाउंट्स मेंटेन करना, कब आ रहा है कब जा रहा है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, जैसे इन्वेंट्री में आप रखते हो वैसे ही, ठीक है। ऑफ द सिक्योरिटीज, कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट्स, बराबर, ये भी है। जिनके पास शेयर्स है उन्हीं को पता रहता है ना क्या बेनिफिट्स हैं, कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या है, तो उन्हीं को वो भी काम दे दो, ट्रैक करते रहेंगे। डिविडेंड्स हैं तो कलेक्ट कर लेंगे, राइट शेयर्स हैं तो बता देंगे, बोनस शेयर्स हैं तो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी काम इसको दे सकते हैं अपन, कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट्स अक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। और फिर है जो पूरा है, कस्टोडियन क्या क्या करेगा? ऑफ सिक्योरिटीज कैरिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स, जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, प्रोटेक्ट द एसेट्स यानी कि सेफ कीपिंग, मेनली फिजिकल, और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी भी आएगी। जैसे आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं, पैसा है, या आपके पास डीमैट शेयर्स हैं तो वो भी है, सेफ कीपिंग आपको इंश्योर करना है। ओपन अ सेफ कस्टडी अकाउंट, ठीक है, हर क्लाइंट का सेपरेट कस्टडी अकाउंट होना चाहिए और सबके एसेट्स सेग्रीगेटेड होने हैं। मतलब सबसे बड़ा जो ड्यूटी है कस्टोडियन का वो है कि सबके अकाउंट सेपरेट रखने, अकाउंट्स या एंट्रीज को मिक्स नहीं करना है, और फिजिकल एसेट्स जो आपके पास है वो भी अलग अलग क्लाइंट के सेग्रीगेटेड फॉर्म में रखना है, एसेट्स को मिक्स नहीं करना है। आए ख्याल में? ये सबसे बड़ी ड्यूटी है कस्टोडियन की, ठीक है।
तो वो है ओपन अ सेपरेट कस्टडी अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच क्लाइंट, ठीक है। हर क्लाइंट का कस्टडी अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट अलग अलग रखना है। रिकॉर्ड द एसेट्स, एसेट आपके पास रखेंगे तो रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा ना, एक वक्त पे आपके पास किसके किसके क्या क्या कितने कितने एसेट्स हैं आपको पता होना चाहिए ना, वो कैसे पता चलेगा, रिकॉर्ड किया होगा तभी ना, तो रिकॉर्ड करना है। फिर अगर कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, कोई एसेट मिला है उसको रजिस्टर करना पड़ता है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, कोई भी उसमें अगर रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसीजर इन्वॉल्व है वो भी आप कर सकते हो, कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का काम भी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम होता है कस्टोडियन का, ठीक है, ये सारा काम होता है कस्टोडियन का। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आते हैं सर पोर्टफोलियो मैनेजर। तो ये है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है? सेकेंडरी मार्केट। इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देते हैं, मेनली बिग टिकट जो इन्वेस्टर्स हैं जिसको आप HNI कहते हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो बड़े लोगों का ये चोचला है, ठीक है। बड़े लोगों के सर्विसेज हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ पैसा है, आपको उसको इन्वेस्ट करके उसमें से कुछ कमाना है, आपका कुछ एक रिटर्न कमाने का एक एक्सपेक्टेशन है, और आप चाहते हो यार आपके बिहाफ पे कोई पर्सन सोचे, प्लानिंग करे कि उसको वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, सारे डिसीजंस अगर आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पे कोई ले, बस आपको एक डिजायर्ड रिटर्न कमा के दे दे और आप सारे ऑथराइजेशंस उसको दे देते हो, देन ही इज कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। अगर आप सारे डिसीजन उसको दे देते हो, डेलीगेट कर देते हो सारे पावर्स, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। और अगर आप कहते हो कि मेरे से पूछ के करो, डिस्क्रिशनरी में क्या होता है? मेरे से पूछो भी मत, प्री ऑथराइज कर दिया आपने कि मैंने ये काम कर दिए, मेरे बिहाफ पे आप करते जाना जब जरूरत पड़ेगी, मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर पूछ के करने के लिए कर रहे तो वो होता है नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजर, जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। वो जो भी करेगा आपसे पहले पूछेगा, आपका 1 to 1 पहले परमिशन लेगा और फिर वो आपके बिहाफ पे करेगा। मतलब दोनों केसेस में वो कर रहा है, आपके बिहाफ पे वो काम भी करेगा, आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी खरीदेगा, आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी बेचेगा, जो भी रिक्वायर्ड है वो सब करेगा। बस आपसे पूछ के करना है या बिना पूछ के करना है, खुद ही करना है। खुद ही करना है तो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, और अगर पूछ के करना है तो नॉर्मल या नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर उसको आप कह सकते हो। आ जाइए, चलो तो पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है? पोर्टफोलियो मैनेजर इज एनी पर्सन हु परसुएंट टू एन कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपको उसके साथ करना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा, फीस क्या होगी उसकी, क्या क्या आप पावर्स उसको दे रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज वो करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके राइट्स क्या है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर्सुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द क्लाइंट, यानी HNI या कॉर्पोरेट क्लाइंट, एडवाइसेस, ठीक है, एडवाइस भी करेगा, ध्यान दो, एडवाइसेस और डायरेक्ट्स। एडवाइस मतलब सिर्फ आप बता रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, भाई आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप देखो आपको क्या करना है, वो भी वो कर सकता है, सिर्फ एडवाइस भी कर सकता है। फिर डायरेक्ट मतलब आपको बोल सकता है ऐसा करो, ठीक है, डायरेक्ट यानी आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है या आपके बिहाफ पे कर भी सकता है अगर आप उसको ऑथराइज करो तो। अंडरटेक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, आ रहे को समझ में? तो 3 अलग अलग चीजें, एडवाइजेस, डायरेक्ट्स और अंडरटेक्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, वेदर एज अ डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर और अदरवाइज। The management and administration of portfolio of securities or funds of the clients as the case may be. फंड का भी मैनेजमेंट वो कर सकता है और पोर्टफोलियो का भी पूरा कर सकता है। कब कौन से सिक्योरिटी में पैसा डालना है, कब कहां से निकालना है, पूरा जो पोर्टफोलियो डे टू डे में आपको ऑल्टर करना पड़ सकता है, वो भी सारा आपके बिहाफ पे वो करेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर प्लेज अ पिवटल रोल। ध्यान दो, अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर कस्टोडियल भी तो यही करता है। अरे पर कस्टोडियल का काम कमा के देना थोड़ी है, कस्टोडियल का काम क्या है? सेफ कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, कुछ कमाने के लिए थोड़ी देते हैं उसको। वो आपके बिहाफ पे आपका एसेट बेच देगा क्या? नहीं बेच सकता। कुछ समझ में आ रहा है? ये कमाने के लिए है, ये इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट आप जा रहे हो वहां पे कि मुझे इतना कमाना है, आप मुझे बताओ कैसे कमा सकते हैं, कहां कितना पैसा रखें, आप बताओ। तो आप प्राइमरली उनको उनके पास जा क्यों रहे हो? कमाने के लिए। तो सबसे बेसिक पर्पस ही अलग है।
कस्टोडियन के पास आप कमाने के लिए नहीं जाते हो, इट्स जस्ट फॉर सेफ कीपिंग, आए ख्याल में। एंड पोर्टफोलियो मैनेजर इज जस्ट फॉर अर्निंग, आए को समझ में। आगे बढ़ते हैं। Portfolio manager plays a pivotal role in deciding the best investment plan for an individual as per their income, their age, as well as ability to undertake risk. ये आपने म्यूचुअल फंड में भी पढ़ा होगा, ये सब सेम ही है, ये भी लोग इन्वेस्ट ही करते हैं आपके बिहाफ पे, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम करती है। जैसे आपको स्कीम अपने हिसाब से चूज करनी होती है, जो आपके रिस्क, आपकी इनकम, आपके जो भी एपेटाइट है रिस्क मैनेजमेंट, उसके हिसाब से आप मैच करके स्कीम चूज करते हो। वैसे ही पोर्टफोलियो मैनेजर आपको अच्छे से समझता है, आपकी इनकम देखता है, आपका प्रोफाइल समझता है, आपका बैकग्राउंड समझता है, और आप कितना रिस्क ले सकते हो और आपका अर्निंग का कितना टारगेट है, उसके हिसाब से वो आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट टूल्स, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं पोर्टफोलियो में, क्या क्या होता है वो आप बता सकते हो, और बेनिफिट्स भी आप बता सकते हो कि यहां पैसा लगाओगे तो ये फायदा है, ये रिस्क है, यहां पैसा लगाओगे ये फायदा है, ये रिस्क है। हर एसेट क्लास के खुद के रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं। गोल्ड के खुद के रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं, प्रॉपर्टी के खुद के रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं, सिक्योरिटीज के खुद के रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं, कमोडिटी मार्केट के खुद के रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के भी खुद के रिस्क और बेनिफिट है। तो आपको पहले अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे या तभी आप बातचीत कर पाओगे कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो वो जो लेवल का डिफरेंस है, पोर्टफोलियो मैनेजर है इसको इतना नॉलेज है, सामने वाला क्लाइंट है उसको कुछ पता नहीं, तो पहले उसकी लेवल उठाओ, उसको समझाओ, उसको बेसिक नॉलेज दो, ताकि वो आपसे उस बारे में बातचीत कर पाए और वो कुछ डिसीजन ले पाए। तो डिसीजन तो उसको लेना है, कि करना क्या है, कैसे करना है, कितना टारगेट है। वो पोर्टफोलियो मैनेजर तो आगे का काम देखेगा ना, अरे पर कितना टारगेट है, क्या अमाउंट डालेगा, कब, कितने समय तक डालना है, कितना रिस्क लेना है, ये तो क्लाइंट को ही डिसाइड करना है, आए ख्याल में। तो अवेयर करना भी उसी का काम है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना के देना, उसको सारे टूल्स बताना, ये भी उसका काम है, उसके सारे बेनिफिट्स बताना, ये भी उसका काम है, ठीक है। फिर है उसको रियलाइज कराना कि इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है भाई, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, इन्फ्लेशन, कि आपका परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, पैसे को ग्रो नहीं करोगे, तो आपका नुकसान होते जाएगा। तो एटलीस्ट आपको इतना कमाना है इन्वेस्टमेंट से कि आप इन्फ्लेशन से लड़ पाओ। तो आपका जो मिनिमम रिटर्न होना चाहिए, दैट शुड बी मिनिमम टू द करंट इन्फ्लेशन, आए ख्याल में, तभी आप कुछ पैसा एक्चुअली ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो वो दिया है कि रियलाइज कराओ, मेक इंडिविजुअल रियलाइज व्हाई ही एक्चुअली नीड्स टू इन्वेस्ट एंड विच प्लान वुड बी बेस्ट फॉर हिम। और फिर है कि एक कस्टमाइज आपको बनाना है। अब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड नहीं बना के देते, वो लॉट साइज है, आओ रे बैठो, सब बैठो, सबका सेम लॉट साइज, सबका सेम ड्यूरेशन, सबका सब सेम होता है। लॉट साइज पूरा मतलब बल्क होता है, एक स्कीम के अंदर सारे लोग एक जैसे प्लान में होते हैं। यहां लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1-to-1 अटेंशन है, जैसे मैं देता हूं 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 गाइडेंस, ठीक है, लेक्चर बायस को जो मैं देता हूं, तो वैसा है। तो ये वो समझ रहे हो, होलसेल वाला काम नहीं है, 1-to-1 है, रिटेल वाला है। कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस आपको ये बना के देगा फॉर द क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और बस वही डिस्क्रिशनरी, कि अगर आप सारे पावर्स दे देते हो, ऑथराइज कर देते हो कि हमारे बिहाफ पे आप कर लो, खरीदना है, बेचना है, जो भी डिसीजंस लेने हैं मुझसे बिना पूछ के अगर आप कर सकते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर कहलाया जाएगा डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। तो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर मीन्स अ पोर्टफोलियो मैनेजर, कैटेगरीज है, सब कैटेगरी है, who under a contract relating to portfolio manager exercises or may exercise any degree of discretion, यानी अपनी मर्जी से वो डिसाइड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट से बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एनी डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन एज टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट्स एज अ केस मे बी। क्लियर है? तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर। अब इसी का छोटा भाई है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक है। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, आ जाओ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक है। अब फर्क समझो, एडवाइस तो पोर्टफोलियो मैनेजर भी कर सकता है, एडवाइजरी काम भी वो कर सकता है, पर यहां प्रॉब्लम ये सिर्फ एडवाइजरी कर सकता है,
ये आपके बिहाफ पे खरीद बेच नहीं सकता, आपको डायरेक्ट नहीं कर सकता, आपको सिर्फ एडवाइस कर सकता है, आपके बिहाफ पे और कुछ भी ये नहीं कर सकता। मतलब ये बेसिकली सिर्फ आपको अपनी एडवाइस बेच रहा है। आपको अब देखना है कि वो एडवाइस यूज करना है, नहीं करना है, भूल जाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, नहीं करना है, बाकी सब आपको देखना है। ये बस अपना एडवाइस देगा और उसके पैसे लेगा, टाटा बाय बाय खत्म। बस एक ही सर्विस है, एडवाइजरी। क्लियर है? और ऑब्वियसली इसकी फीस इसीलिए कम होती है एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो मैनेजर, इसलिए यहाँ पे रिटेल वाले भी आते हैं, नॉर्मल जो छोटे मोटे लोग हैं वो भी आते हैं, ये HNI वाले यहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ कॉर्पोरेट बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे नहीं जाते। ये छोटे लोगों के लिए जिनको सिर्फ एडवाइस चाहिए, फिर वो अपना सोचेंगे उनको करना है नहीं करना है, क्या करना है, कब करना है। तो फ्रीडम होती है यहाँ पे, दोनों के लिए फ्रीडम होती है। जब आप एडवाइस कर रहे हो आपको टेंशन नहीं है, करेगा नहीं करेगा मरेगा, हमको क्या करना आए ख्याल में। आप एडवाइस दो, उसके पैसे ले लो, और जो एडवाइस ले रहा है उसको भी कोई दबाव नहीं है कि यार एडवाइस ली है अब करना ही पड़ेगा, वो देखेगा, वो पूछेगा, उसके फोन आएंगे, ऐसा नहीं है। उसने अपने पैसे ले लिए, एडवाइस दे दी, बात खत्म। अब आप देखो, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, उनको क्या पता आपने दवाई ली नहीं ली, फिर आए नहीं आए, ठीक हुए नहीं हुए, उनको क्या पता। प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते, अपना काम किया, पैसे लिए, खत्म। बाद में आप फिर से खुद होके आते हो, अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फैमिली डॉक्टर है और आप 1-to-1 फोन करके बताते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक नॉर्मल आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो पूरा वही पूछेगा, बताएगा, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको ट्रीट करेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो ऐसा नॉर्मल होता है ख्याल में। और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो फिर दवाई भी वही लेते हैं, उनके खुद के हॉस्पिटल वो मेडिकल्स होते हैं, पूरा ठीक होके ही बाहर निकालते हैं आपको। तो वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजर। तो अगर आप एक एडवाइजरी डॉक्टर के पास जाते हो, ही इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो आप पूरा ठीक होके ही बाहर निकलते हो, पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है, तो वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजर। चलिए, तो आई होप फर्क आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलो, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑब्वियसली नाम में मीनिंग है कि वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एडवाइस करता है, परचेज सेल बाय सेल डीलिंग के बारे में आपको एडवाइस करता है। तो हो गया ये, तो ठीक है, बहुत ही बेसिक है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर दोस्त हु प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है, और फ्री में नहीं करेंगे भाई, ठीक है। एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन इज एंगेज विद द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू क्लाइंट्स और अदर पर्संस और ग्रुप ऑफ पर्सन एंड इंक्लूडिंग एनी पर्सन हु होल्ड्स आउट हिमसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो खुद को एडवाइजर कहते हैं, उनको भी हम एडवाइजर मान लेंगे, डीमिंग फिक्शन। और आपको एज ए एडवाइजर रजिस्टर होना पड़ेगा, समझो बात को। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, आपको सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ता है, और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को जनता को बताते हो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, भले आप एक्चुअल में क्या करते हो हमको कोई लेना देना नहीं है, पर अगर आप डीमिंग फिक्शन में आते हो, आप दुनिया को ये बता रहे हो कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दीज रेगुलेशंस, और आपको रजिस्टर होके ही फिर वो काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो डीमिंग फिक्शन भी डाला है। आगे फिर है काय का एडवाइस, ठीक है। एडवाइस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग in purchasing, selling, otherwise dealing in the securities, investment products, advice on investment portfolio containing of securities और investment products, अलग अलग गोल्ड, अलग अलग जो भी एसेट क्लास होते हैं उसमें। अब कैसे एडवाइस करेंगे, क्या तरीके से एडवाइस करेंगे, सब कवर्ड है। रिटन, ओरल और थ्रू एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप एडवाइस कैसे भी दे सकते हो, फोन पे भी दे सकते हो, राइटिंग में प्रॉपर लेटर इशू कर सकते हो, ईमेल पे भी दे सकते हो, एसएमएस पे दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। कम्युनिकेशन बहुत ही फ्री है, रिटन, ओरल और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट एंड शेल इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके देते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग, आगे आप कितना कमाओगे, फिर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी, ये वो सब अगर आप वो भी इंक्लूड कर लेते हो, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस में इंक्लूडेड है, उसमें भी आप सिर्फ एडवाइस देते हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनरिक एडवाइस देते हैं ओपनली, टीवी पे आके देंगे, खुद का उनका ब्लॉग होता है, यूट्यूब चैनल होता है, खुद की वेबसाइट होती है, फ्री में जनरल एडवाइस जो लोग देते हैं, क्या वो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर माने जाएंगे? क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्री में एडवाइस देने के लिए? तो जवाब है नहीं, ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं माना जाएगा। यस, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही हैं, पर उनको लॉ अप्लाई नहीं करना है, समझो बात को। कर वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज ही रहे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो रजिस्टर करें, फिर वो सब फीस भरें और सारे कॉम्प्लायंसेस करें। अब अगर आप ऐसा करोगे भी
तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लाइंट कौन है? क्लाइंट तो कोई भी है, मेरी वेबसाइट है, तो जो भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वो तो सारे मेरे क्लाइंट्स हुए, पर मैं पैसे तो ले नहीं रहा। सबसे पहली बात है कंसिडरेशन इज मिसिंग, और सामने वाला पर्सन तो कोई भी हो सकता है, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? कुछ समझ में आ रहा है? 1-to-1 नहीं है ना, मैं कोई कस्टमाइज एडवाइस नहीं दे रहा हूं, वन साइडेड में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो भी फ्री में। तो इसको रेगुलेशंस के तहत इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाउएवर इन्वेस्टमेंट एडवाइस गिवन थ्रू न्यूज़पेपर्स, जनरल पब्लिक के लिए जो जाता है, मैगजीन्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन मीडियम विच इज वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक, समझो बात को, सबको अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक, 1-to-1 नहीं दे रहे हो आप, सबको अवेलेबल है फ्री में, ठीक है? शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर द पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशन, समझो बात को, इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, ठीक है? मतलब कॉम्प्लायंस पर्पस के लिए हम उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं मानेंगे, ठीक है? ताकि वो रजिस्ट्रेशन ले, कॉन्ट्रैक्ट करे या जो भी फीस है वो ले, ठीक है? ये सारे रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है? देख लो, क्लियर है क्या भाई? समझ गया? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और भाई है, कजिन भाई है, कजिन भाई पढ़ लेते हैं, रिसर्च एनालिस्ट। आ जाओ, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस 2014, आ जाओ। तो एज पर सेबी रिसर्च एनालिस्ट 2014 रेगुलेशन, रिसर्च एनालिस्ट मींस अ पर्सन हु प्राइमरली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है? 5 काम ये कर रहा है। पहला है प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है? रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है, उसके कंटेंट्स बना रहा है, ठीक है? वो भी रिसर्च एनालिस्ट में आ जाएगा। प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ दे रहा है, प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, बनाने वाला भी इंक्लूडेड है, सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है, बेच रहा है, वो भी इंक्लूडेड है। फिर है बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन दे रहा है, ये तो आपने भी डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा, बाय सेल होल्ड के रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स देते रहते हैं रिकमेंडेशंस, टारगेट्स देते रहते हैं, ठीक है? प्राइस टारगेट आप दे रहे हो या आप ओपिनियन दे रहे हो अबाउट अ पब्लिक ऑफर कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, 1-to-1 दे रहे हो, ठीक है? यहां ध्यान देना, ये भी फ्री में वेबसाइट पे दे रहे हो तो वो नहीं आएगा। 1-to-1 दे रहे हो, पैसे लेके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करके दे रहे हो, तो फिर आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद ये काम आप कर सकते हो। तो 5 बेसिक पॉइंट्स आपको ख्याल में रखना है। प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, गिविंग बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशंस, गिविंग प्राइस टारगेट्स और गिविंग ओपिनियंस अबाउट द पब्लिक ऑफर। 5 काम अगर आप कर रहे हो तो आप लाइबल हो टू गेट रजिस्टर्ड एज अ रिसर्च एनालिस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो काय के बारे में ये सब आप कर रहे हो? लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, वेदर और नॉट एनी पर्सन हैज अ जॉब टाइटल एज रिसर्च एनालिस्ट। आप अपने आप को रिसर्च एनालिस्ट बुलाओ या सिर्फ एनालिस्ट बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब टाइटल या आप अपने आप को, आपके आइडेंटिटी, वो जो विजिटिंग कार्ड है उस पर रिसर्च एनालिस्ट लिखा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ये 5 काम में से कुछ भी कर रहे हो तो आपको हम रिसर्च एनालिस्ट मान लेंगे और आपको उसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो जॉब टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। एंड इंक्लूड्स एनी अदर एंटिटीज एंगेज्ड इन इशुएंस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। तो ये करते क्या है? रिपोर्ट कैसे बनती है, रिसर्च कैसे होती है? ये पूरे कंपनीज के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कंट्री के बारे में ये लोग स्टडी करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रॉपर देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, पास्ट डेटा देखते हैं, फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, डेवलप कंट्रीज के साथ भी क्या होता है, वो क्या फिनोमिना है, इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, ये सब वो लोग देखते हैं। ठीक है? तो दे स्टडी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, एनालाइज देयर रॉ डेटा and make forecasts and recommendations about buy, sell or hold. Clear है? They analyze information to provide the recommendations on the investments in securities to their client. ठीक है? Mainly ये मैं बता रहा हूँ ना, जो भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, आपने देखा ही है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस हैं, और वो अपने क्लाइंट्स को टेलीग्राम और अलग अलग टिप्स देते ही रहते हैं, इसमें ये करो, ये इसका टारगेट है, ये बाय करो, ये होल्ड करो, ये करो, वो करो। तो आपको टिप्स आते रहती हैं। प्लेथोरा ऑफ सोर्सेस आज हो चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको ये सब आज मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सर्विस है जो आज दी जाती है। क्लियर है? इन्वेस्टर्स ऑफन व्यू एनालिस्ट एज एक्सपर्ट्स। ठीक है? इसका एक सिग्निफिकेंस है, राह चलता कोई भी आदमी नहीं है, ये प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, जो सालों से ये वही काम कर रहा है, बहुत सारा एनालिसिस है इसके पीछे,
और उसके बेसिस पे ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो इनको एक्सपर्ट का दर्जा दिया जाता है, इनकी बातें सुनी जाती है, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी दे रिव्यू एंड ऑफन रिलाई ऑन देयर एडवाइस, ठीक है। काफी लोग इनके भरोसे डिसीजन ले भी लेते हैं, और ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। काफी लोग हैं सिर्फ ब्रोकर के बोलने पे कर देते हैं, काफी लोग हैं टेलीग्राम ग्रुप के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे जैसे आपको पता चलेगा लोग करते हैं, क्योंकि उनको खुद का नॉलेज नहीं है। दोस्तों से पूछना, ये इसको पूछना, मैं खुद से हूँ, मेरे को फ़ोन आते हैं मेरे दोस्तों के इंजीनियरिंग और जो अदर फील्ड्स हैं, अरे यार बताना कहाँ पैसे लगाऊं, उनको नहीं समझता। वो किसी जो भी उन पर थोड़ा भी फेथ किसी पे अगर आपको आ गया, आप उसकी बात मान लेते हो। आप खुद रिसर्च क्योंकि कर नहीं सकते, आए ख्याल में, जनरल पब्लिक के पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, क्लियर है। तो रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर आप डिपेंड करते हो। और बेसिकली 3 टाइप के ऐसे एनालिस्ट होते हैं, एक है सेल साइड, और एक है बाई साइड, और एक है इंडिपेंडेंट। सेल साइड बेसिकली होता है जो ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकरेज फर्म है जो इसको सेल करता है, जिसके लिए ये एक सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, यानी ब्रोकरेज फर्म्स। तो ये सेल साइड होता है। बाय साइड मतलब जो जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर भी तो रिसर्च करता ही होगा। बिना रिसर्च के क्या पोर्टफोलियो मैनेजर सारा डिसीजन ले रहा है? क्या म्यूचुअल फंड वाले रिसर्च नहीं करते हैं? पर क्या वो उसको बेचते हैं? नहीं, वो उसको खुद यूज करते हैं। तो अगर आप रिसर्च रिपोर्ट खुद यूज कर रहे हो तो बाय साइड हो जाता है। और अगर आप सिर्फ रिसर्च करके वो रिसर्च ट्रांसमिट कर रहे हो, बेच रहे हो, इंफॉर्मेशन को बेच रहे हो, उसको यूज करके खुद बाय सेल नहीं कर रहे हो, तो वो सेल साइड होता है। तो जो सिर्फ सर्विसेज के लिए वो इंफॉर्मेशन सर्विस देता है, प्रोवाइड करता है, वो ट्रांसमिट करता है, वो खुद उसको यूज करके खुद बाय सेल क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं करता है, तो वो होता है सेल साइड। और अगर आप रिसर्च को खुद ही यूज करते हो, खुद ही, क्योंकि आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आप म्यूचुअल फंड वाले हो, आप CIS हो या जो भी हो, तो अगर आप वो वाले हो और खुद ही पूरा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, देन इट इज बाय साइड, क्लियर है। और अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं हो, ना आप ब्रोकरेज फर्म वाले हो, ना आप म्यूचुअल फंड हो, आप सिर्फ एक एनालिस्ट हो और आप रिपोर्ट बना के बेचते हो जिसको भी लेनी होगी, तो आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट माने जाओगे, क्लियर है। तो ब्रोकरेज फर्म के लिए आप ये कर रहे हो और आप वो उसको बेचते हो, तो सेल साइड है। अगर आप खुद मैनेजर हो, पोर्टफोलियो चलाते हो, फंड चलाते हो, फंड मैनेजर हो, तो वो बाय साइड होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका रिसर्च एनालिस्ट, क्लियर है। 5 काम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सब 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, ये एग्जैक्ट लिखना बहुत जरूरी है। अंदर अंदर के पॉइंट ठीक है, अरे पहले जो बेसिक काम है ना, ये 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशंस, टारगेट प्राइस टारगेट्स एंड ओपिनियंस ऑन द पब्लिक इशू, ये ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं, क्लियर है। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कुछ और इजी टॉपिक्स पे, तो आ जाओ। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर का कंसेप्ट खत्म हो गया, आपको पता होगा। तो स्टॉक ब्रोकर पे आते हैं, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर कौन है भाई? स्टॉक ब्रोकर मेंबर है किसका? स्टॉक एक्सचेंज का, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर है। इनके पास ट्रेडिंग राइट्स होते हैं। अगर आपको लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में बाय सेल या डील करना है तो आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उनको ब्रोकरेज फीस पे करनी होगी। बाकायदा जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो बाकायदा आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी देते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स होती हैं। फिर जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो नॉर्मली मैक्सिमम टाइम्स क्लाइंट के बिहाफ पे ही ट्रेड कर रहे होते हैं। वो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं तो वो क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने सेल्फ ऑन इट्स ओन भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब अपने पैसे लगा के खुद का ट्रेड भी वो कर सकते हैं ऑन इट्स ओन या ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। 99% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, क्लाइंट के बिहाफ पे ही वो काम करते हैं, क्योंकि उनका काम है, ये उनका ऑर्डिनरी बिजनेस है। पर वो खुद के ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, यानी ऑन इट्स ओन अकाउंट भी वो कर सकते हैं। लेकिन जब वो ऑन इट्स ओन अकाउंट करते हैं तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, क्योंकि जब भी ब्रोकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये नॉर्मली अज्यूम्ड होता है कि वो क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा होगा, उसको क्या पता है ऑन इट्स ओन है। तो आपको बताना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ता है कि ये ट्रेड मेरा है, मेरा खुद का है, मैं पर्सनल लेवल पे ये कर रहा हूं, ऐसा डिस्क्लोज करके कंसेंट लेना पड़ता है सामने वाली पार्टी से, तब जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये सब है स्टॉक ब्रोकर, सिंपल है। आ जाओ, पर्सन हैविंग ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है, वो ट्रेडिंग राइट्स इनके पास होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर इसलिए इसको कहा जाता है। कहां ये मेंबर है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर है। तो सेकेंडरी मार्केट में इसका मेन रोल है। आजकल आप देखोगे कि बुक बिल्डिंग या काफी जगह
स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म यूज होता है, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये लोग प्राइमरी मार्केट में भी आ गए हैं, फंड रेजिंग और उसमें भी थोड़ा सा इनका रोल चालू हो गया है, किताबों में आना बाकी है। तो बुक्स में आप हमेशा इसको सेकेंडरी मार्केट ही मानना, लिस्टिंग के बाद जब ट्रेडिंग होती है तो उसमें ये लोग करते हैं, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सेकेंडरी मार्केट, हेल्पिंग बोथ बायर एंड सेलर टू एंटर इनटू एन ट्रांजैक्शन। इसके बिना आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। अब आप एज अ ब्रोकर भी काम कर सकते हो, यानी फॉर अ ब्रोकर और फॉर अ क्लाइंट, ठीक है। बायर एंड सेलर में बी ईदर अ ब्रोकर और अ क्लाइंट, ठीक है। ऑन इट्स ओन भी रहता है जो नीचे लिखा है देखो, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर स्टॉक ब्रोकर मे ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट बाय और सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम हिज ओन अकाउंट, ठीक है। खुद के जो सिक्योरिटीज है वो भी क्लाइंट को बेच सकता है या खुद के लिए भी किसी क्लाइंट से खरीद सकता है, ठीक है। दैट इज एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज अ एजेंट। तो ऑन इट्स ओन जब वो कर रहा होता है उसको कहते हैं एज अ प्रिंसिपल, और जब वो क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा है तो एज अ एजेंट। For each transaction, he has to issue a contract note indicating whether the transaction entered into by him is as a principal or as an agent. And while buying or selling security as a principal, stockbroker has to obtain consent of his client. आई ख्याल में सामने वाली पार्टी का आपको कंसेंट लगेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मैं खुद के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. एंड द प्राइजेस चार्ज शुड बी फेयर एंड जस्टिफाई द कंडीशंस ऑफ द मार्केट. एंड आज की डेट में स्टॉक ब्रोकर कैन एक्ट एज अ अंडर राइटर. अंडर राइटिंग का भी काम आप कर सकते हो. क्लियर है? सिंपल है क्या? छोटे छोटे ऐसे पंच वर्ड्स पकड़ लो, ठीक है, ठीक है. पंच वर्ड्स देखते जाओ, ठीक है. ट्रेडिंग राइट्स होते हैं, कैन एक्ट एज अंडर राइटर, इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंडरी मार्केट, खुद के बिहाफ पे या क्लाइंट के बिहाफ पे. खुद के बिहाफ पे है तो ऑप्टेन करना पड़ेगा कंसेंट, देखना पड़ेगा प्राइस और सब फेयर एंड जस्टिफाई होना चाहिए. बस मिल गए 4-5 पॉइंट. और क्या है, 3 मार्क के लिए और क्या लिखोगे, ठीक है. चलो तो पंच वर्ड्स पे ध्यान दो, बार बार नहीं बोलूंगा. अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब है CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंड रेजिंग में, ठीक है. तो अगर आपको नया फंड रेज करना है तो काफी जगह आपने पढ़ाई होगा कि मैंडेटरी क्रेडिट रेटिंग होती है, खासकर डेट में. डेट सिक्योरिटीज या जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं वहां ज्यादा इसका चलन है. इक्विटी में आपको पता ही है IPO ग्रेडिंग का कंसेप्ट होता है, पर वो ऑप्शनल है. IPO ग्रेडिंग करना मैंडेटरी नहीं है. लेकिन डेट सिक्योरिटीज आप देखोगे, NCRPS देखोगे, वहां जब आप देखोगे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी होती है, ठीक है. कमर्शियल पेपर भी आपने पढ़ा होगा, कमर्शियल पेपर में भी क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी होती है. क्लियर है? तो काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे क्रेडिट रेटिंग बाकायदा मैंडेटरी है. क्लियर है? तो इनका काम क्या है? रेटिंग देना, कोई भी इशू को, कोई भी फंड रेजिंग को रेटिंग देना, ताकि इन्वेस्टर एक जजमेंट ले पाए, एक इंडिकेशन मिले उनको कि रिस्क कितना है और वो अपना डिसीजन ले पाए कि उनको इसमें पैसा डालना है या नहीं डालना है. तो इट इज टू हेल्प द इन्वेस्टर टेक द डिसीजन, ठीक है. ध्यान दो. तो CRA इज द बॉडी कॉर्पोरेट which is engaged in or proposes to engage in the business of rating of security. रेटिंग का काम इनका है, and which are listed or proposed to be listed on a stock exchange recognized by SEBI. क्लियर है? पार्ट्स में तोड़ते जाओ डेफिनेशंस को कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, जो एंगेज्ड है, प्रपोज टू बी एंगेज है इन द रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज. कौन से सिक्योरिटीज? लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड बाय SEBI. तो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लो. फिर है क्रेडिट रेटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट इज नॉट ओनली प्लेस रोल इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ठीक है. इन्वेस्टर के लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, बट ऑल्सो बेनिफिट्स इंडस्ट्री एज अ होल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ठीक है. आपको पता ही है कि फंड रेजिंग का क्या प्रोडक्टिव यूज होता है. पैसे खाली पड़े हैं, वो प्रोडक्टिव यूज में काम आते हैं. अब ये मोबिलाइजेशन में आता है डिसीजन टू इन्वेस्ट करना कि नहीं करना. करना तो फिर क्या बेसिस पे करना, ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है क्रेडिट रेटिंग. अगर अच्छा रेटिंग है इंस्ट्रूमेंट का तो इन्वेस्टर भरोसा दिखाता है, उस पर रिलाई करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है. क्लियर है? तो इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है. और फिर है, अगर आप बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी हो, अगर आपके क्रेडिटेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, आपकी रेटिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की है, AAA रेटिंग है आपकी, तो उसको बाकायदा आप एज अ मार्केटिंग टूल भी यूज कर सकते हो. कब? अगर आपकी रेटिंग अच्छी है. पर अगर आप लॉसेस में हो, आप ओला हो, आप पेटीएम हो, आप बाइजू हो, लॉसेस में चल रहे हो,
पैसे जला रहे हो आप, तो आपके लिए मार्केटिंग टूल नहीं हो सकता, मतलब आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, क्योंकि रेटिंग हो सकता है आपकी उतनी अच्छी ना हो। तो रेटिंग अच्छी है तो उसको आप मार्केट भी कर सकते हो, और अगर रेटिंग खराब है तो फिर आपको उतना एज अ मार्केटिंग आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आपको अज्यूम करना है, आपको ये समझना है। तो जो है मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, आप जैसे हो वैसे दिखोगे, अच्छे हो तो अच्छे दिखोगे, खराब हो तो खराब भी दिख सकते हो। क्लियर है? तो इसको आप एज अ मार्केटिंग टूल भी यूज कर सकते हो कि देखो हमारी रेटिंग बहुत अच्छी है, हम पे भरोसा है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से हमको इवेल्युएट किया है, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, हमारे कैश फ्लो स्टडी किए हैं, देखो वो लोग कह रहे हैं हम ट्रिपल ए रेटिंग के। तो आप एज अ मार्केटिंग में उसको यूज कर सकते हो, रेटिंग को हाईलाइट कर सकते हो। तो रेटिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स मार्केटिंग टूल द कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो इशू को मैनेज कर रहे हैं, जो अंडरराइट कर रहे हैं, उनको हेल्प होती है, उनको मार्केट करने में, अंडरराइट करने में और आसानी होती है, शेयर्स बेचना आसान हो जाता है। ठीक है, इट्स इन्वेस्टमेंट बैंक एंड प्लेसिंग द company's debt obligations with investor base that is aware of and comfortable with the level of risk. And rating also encourage discipline among the corporate borrowers. ठीक है, रेटिंग ऐसे ही नहीं मिलती, रेटिंग ऐसे ही नहीं मिलती, पूरा देना पड़ता है, इंफॉर्मेशन, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, सब अच्छा है तब जाके आपके फेवर में काम करता है, और खराब है तो फिर आपके अगेंस्ट में भी काम करेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन होता है कि आप सारे काम रेगुलरली करो, आप कोई भी काम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। फंड रेजिंग के बाद भी काफी लोग होते हैं ना, पैसा रेज कर लिया आप क्या करना, ऐसा नहीं होता। रेटिंग कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जाती है, अगर आप कॉम्प्लायंसेस नहीं करोगे आपकी रेटिंग को डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। तो आपकी तरफ से कमिटमेंट, एक डिसिप्लिन भी आ जाती है कि फंड रेजिंग के बाद भी आप सीरियसली कॉम्प्लायंसेस सब करते रहो। ठीक है, तो एनकरेज डिसिप्लिन अमंग कॉर्पोरेट बोरोवर्स टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग रिस्क टू बेटर द रेटिंग फॉर देयर डेट ऑब्लिगेशंस एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ध्यान दो कि अगर आपका रेटिंग अच्छा है, अगर आपका रेटिंग अच्छा है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। इट गिव्स यू अ बार्गेनिंग पावर विद द लेंडर्स। जो बैंक से आप लोन ले रहे हो उसको आप दिखा सकते हो, देखो मैं ट्रिपल ए हूं, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत कम है, चुपचाप रेट कम करो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काई पे डिपेंडेंट होता है, रिस्क पे, और रिस्क का इंडिकेटर क्या है, रेटिंग। कनेक्शन समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी। रेटिंग से रिस्क समझ में आता है, और रिस्क पे ही तो डिपेंडेंट होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। कम रिस्क है, कम रेट चार्ज किया जाएगा बैंक के साथ, बैंक आपको कम रेट चार्ज करेगी, और अगर ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो रेटिंग को आप फेवरेबली भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये काम है भैया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इंडस्ट्री को भी हेल्प करता है फॉर डायरेक्ट फंड मोबिलाइजेशन, मार्केटिंग टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है कॉर्पोरेट बोरोवर्स में, और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग को भी लोअर कर सकता है। क्लियर है? पंच वर्ड्स पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या? बढ़े क्या आगे? अब आ जाओ ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। बहुत सारे हैं, मेजर हम बात करेंगे। ठीक है, बोलो डिबेंचर ट्रस्टी का क्या काम है? डिबेंचर ट्रस्टी डेट सिक्योरिटीज में आप अपॉइंट करते हो डिबेंचर्स में। ठीक है, तो उसमें आपको पता ही होगा कि ट्रस्टी का काम क्या होता है। ट्रस्टी बेसिकली होता है सेफ गार्डिंग के लिए, कि जो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअल लेवल पे, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा ट्रैक रख सके, कंपनी का परफॉर्मेंस जज करे, या कोई एक्शन लेना है डिफॉल्ट के केस में तो इंडिविजुअली वो एक्शन भी नहीं ले सकते। टू प्रोटेक्ट देम एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट होता है नोन एज ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का बेसिकली काम क्या है? सेफ गार्डिंग, ट्रस्टीशिप भी कहते हैं उसको। तो सेफ गार्डिंग का काम है कि डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे आप कंपनी को मॉनिटर करो, उसका परफॉर्मेंस देखो, उनके रिपोर्ट्स कॉल करो, सारे जो कस्में वादे उन्होंने खाई थी एग्रीमेंट में, ट्रस्ट डीड में, वो सब इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं, चार्ज सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे तो चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, चार्ज रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, फिर सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एग्रीमेंट और एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। फिर अगर डिफॉल्ट है तो प्रॉम्प्टली आपको इन्फॉर्म करना है, और प्रॉम्प्टली आपको उनके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा। आए ख्याल में? तो बेसिकली यही काम है। डिफॉल्ट है, फटाफट एक्शन लो, फटाफट मीटिंग बुलाओ, उनको इन्फॉर्म कर दो, उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए, और मीटिंग में जो डिसाइड हुआ वो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे आप एक्शन ले लो। फिर आप डिफॉल्ट हो रहा है तो सीधे बता दो सेबी को, सेबी को भी इन्फॉर्म करो, चार्ज रजिस्टर हुआ है कि नहीं चेक करो, चार्ज रजिस्टर करने के लिए फॉलोअप करना है, कोई धमकियां देनी है, लेटर भेजने हैं तो वो भी कर सकते हो। तो ऐसे इस पूरे डायमेंशंस में सारे ड्यूटीज आते हैं डिबेंचर ट्रस्टी के। चलो देखते हैं एक एक करके, आ जाओ। तो सबसे पहला जो काम है वो है
सिक्योरिटी के लिए कि सिक्योरिटी क्रिएट हुई या नहीं हुई, ठीक है, ध्यान दो, ये वाला है implementation of conditions regarding creation of security for the debenture, obviously in case of secured debenture, trustee भी secured debentures में होता है, ठीक है। फिर है कि फिर सबसे पहला जो है कि कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। जो भी एग्रीमेंट्स हैं डिबेंचर के, जो टर्म्स ऑफ इशू है, तो डिबेंचर के लिए जो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा, जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया होगा, फिर जो भी ट्रस्ट डीड है, तो ये सबके जो टर्म्स एंड कंडीशन है मैच होने चाहिए। इसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द प्रोस्पेक्टस लेटर ऑफ ऑफर डज नॉट कंटेन एनी मैटर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर और विद द ट्रस्ट डीड, ठीक है। तो जो पब्लिक को आपने इशू किया था फंड रेजिंग के वक्त, फिर जो ट्रस्टी डीड में लिखा है और जो एक्चुअल टर्म्स ऑफ इशू हैं, ये सब कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन इसमें नहीं होना चाहिए। चेक करना ट्रस्टी का काम है, ठीक है। फिर है फॉलोअप करते रहो, मतलब देखते रहो, ट्रैक करो मतलब कॉल फॉर पीरियोडिकल स्टेटस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। अब ये टाइम लिमिट्स याद होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉल फॉर स्टेटस रिपोर्ट और पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। फिर है कि कोई भी कंडीशन ब्रीच नहीं होनी चाहिए। जो भी कस्मे वादे खाए हैं सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए या जो भी और कॉम्प्लायंसेस होते हैं, वो सब आप ब्रीच हुआ है तो मतलब वो बताना है, ठीक है। देखो, ensure that the company does not commit any breach of the terms of issue of debentures or conditions यानी covenants of the trust deed and take reasonable steps as necessary to remedy any such breach। ब्रीच होता है तो उसको रेमेडी करो, उसके लिए जो भी करना पड़ता है, डराना है, धमकाना है, लेटर्स देना है, फॉलोअप करना है या कोई एक्शन लेना है, वो सब आप कर सकते हो। क्लियर है। फिर है इन्फॉर्म द डिबेंचर होल्डर्स इमीडिएटली ऑफ एनी ब्रीच। कभी भी ब्रीच होती है तुरंत आप इन्फॉर्म करो। क्लियर है। फिर सेबी को भी इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म इमीडिएटली ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डीड और प्रोविजन ऑफ एनी लॉ विच कम्स टू द नॉलेज ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, तो इन्फॉर्म करने के काम कॉमन निकालते जाओ। ठीक है, इन्फॉर्म सेबी, इन्फॉर्म डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, इन्फॉर्म वाले एक साथ। फिर है, बोलो, फिर पैसे कहां खर्च किए पूछो। कॉल फॉर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स की जो प्रोस्पेक्टस में आपने बताया था, याद आ रहा है, प्रोस्पेक्टस में यूटिलाइजेशन के बारे में बताना होता है, तो एक्चुअल पैसा वहां गया कि नहीं गया, कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गया, ये भी उसको चेक करना है। कॉल फॉर रिपोर्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स। फिर अगर जब मीटिंग की जरूरत होगी, जब कोई डिसीजन लेना है, तो मीटिंग्स भी कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, टेक स्टेप्स टू कन्वे अ मीटिंग ऑफ होल्डर्स ऑफ डिबेंचर एज एंड व्हेन द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड। क्लियर है। तो काफी बाकी जनरल है। टेक द possession of trust property in accordance with the trust deed, take appropriate measures for protecting the interest of debenture holders। breach के केस में ड्यू डिलिजेंस करो, सारे डॉक्यूमेंट सब चीजें चेक करो, कॉम्प्लायंस को पूरा चेक करो, बरोबर वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, ensure that the debentures are converted or redeemed in accordance with the terms of issue। ठीक है, रिडीम है तो रिडीम हो जाए, कन्वर्ट होने वाले थे तो कन्वर्ट हो जाए, जो भी है रिडम्पशन हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई भी 6-7 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आप डिबेंचर होल्डर का जो कैपेसिटी है वो अगर आप समझ गए तो आपको 5-6 पॉइंट्स आराम से याद आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है, आ जाओ, लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, आ जाओ। एफपीआई, ये भी काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। बोलो, एफपीआई कौन है? ये बाहर के लोग हैं। ठीक है, बाहर का इंस्टीट्यूशन है जो बाहर के इन्वेस्टर्स का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। मतलब ये इंटरमीडियरी है, ये इंटरमीडियरी है, ये पैसा लगा रहा है। आपको लगेगा कि इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर नहीं है, ये खुद का पैसा नहीं लगा रहा, ये म्यूचुअल फंड की तरह है जो अलग अलग स्कीम्स के तहत अलग अलग लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहा है और फिर वो पैसा लगा रहा है। आ रहा है ख्याल में? तो म्यूचुअल फंड क्या इन्वेस्टर है? नहीं, म्यूचुअल फंड तो इंटरमीडियरी है ना। अल्टीमेट जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे वो फॉरेन के कंपनीज होते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, फॉरेन के इंडिविजुअल्स, फॉरेन के बैंक, फॉरेन की गवर्नमेंट। तो फॉरेन के सारे जो लोग हैं वो एफपीआई के थ्रू इंडिया में पैसा लगाते हैं। और एफपीआई का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो होता है डीडीपी, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट।
सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है जस्ट फॉर एफपीआई। तो डायरेक्ट सेबी इसको मॉनिटर नहीं करती है, वो डीडीपी के थ्रू इनडायरेक्टली सेबी उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ध्यान दो। तो इसमें भी हम थोड़ा क्लबिंग करेंगे पॉइंट्स को, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई कि ये इंटरमिजरी है, इसको इंटरमिजरी माना जाता है और इंटरमिजरी के सारे जो रूल्स हैं सेबी इंटरमिजरी रेगुलेशन 2008 ये इस पे लागू होते हैं। क्लियर है? फिर ये प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर चैप्टर 2 ऑफ सेबी एफपीआई रेगुलेशन 2019। तो इसके अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपको एज एफपीआई इन्वेस्ट करना है इंडिया में तो आपको क्या करना है? नंबर 1, आपको एफपीआई के तहत जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करना है। ठीक है, एट ऑल टाइम्स अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर आप इंटरमिजरी पढ़ ही रहे हो, हर जगह आपने पढ़ा ही होगा, ये मर्चेंट बैंक के लिए भी है, कस्टोडियन के लिए है, रिसर्च, सबके लिए कॉमन पॉइंट है कि दे शुड अबाइड बाय देयर कोड ऑफ कंडक्ट। और सबके जो अपने अपने रेगुलेशंस हैं उनके रेगुलेशंस में सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी मेंशन्ड है। बाकायदा म्यूचुअल फंड के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो इनके लिए भी इनका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनको एट ऑल टाइम्स फॉलो करना है। फिर इनको फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, ये भी आपने पढ़ा होगा, सेबी इंटरमिजरी रेगुलेशन में आता है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, 4-5 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, तब जाके आप क्या होते हो? फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो आपको फिट एंड प्रॉपर पर्सन के क्राइटेरियाज जो सेबी इंटरमिजरी रेगुलेशन 2008 में होते हैं वो फॉलो करने। फिर है कि आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा, आपको पान खाना पड़ेगा भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ताकि आपको ट्रैक किया जाए, आपकी कमाई वमाई रिटर्न आपको भरवाया जाए। ठीक है, तो पैन कार्ड लेना पड़ेगा, पैन नंबर लेना पड़ेगा। फिर है 3 चीजें हैं जो आपको इन्फॉर्म करनी है। ठीक है, एक साथ देखते हैं। फोर्थ विथ इन्फॉर्म 3 चीजें इन्फॉर्म करनी है, किसको किसको? सेबी डीडीपी। ठीक है, 3 चीजें आपको इन दोनों को बतानी है। नंबर 1, इन राइटिंग एनी इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स previously submitted to the SEBI or DDP are found to be false or misleading in any material respect। तो आपके जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया होगा उसमें कोई भी चीज गलत पाई गई है, गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत इंफॉर्मेशन आपने फाइल की है, तो आपको फटाफट इन्फॉर्म करना है। मतलब आपको खुद ही रियलाइज हो गया कि आपने डॉक्यूमेंटेशन गलत भेजा है, कुछ चीजें आपसे गलत सेंड करने में आ गई हैं और वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉल्स या मिसलीडिंग है, तो आपको खुद होके सेबी और डीडीपी को फोर्थविथ यानी इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। ठीक है, फिर अगर कोई चीज चेंज हो गई है, वॉलेंट्रीली आपने रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ चेंज किए, ओनरशिप, आपके स्ट्रक्चर्स, कुछ भी मटेरियल चेंज हुआ है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ताकि अपडेट किया जा सके उसको। तो वो दिया है, एनी मटेरियल चेंज इन द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू चेंज इन स्ट्रक्चर, ओनरशिप, कंट्रोल। ठीक है, इन 3 चीजों से रिलेटेड अगर चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर बदलता है, ओनरशिप या कंट्रोल बदलता है, तो आपको ये भी इन्फॉर्म करना है सेबी और डीडीपी को। क्लियर है क्या? तो क्या क्या है? पंचवर्ड्स बोलो। अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पान खाओ, पैन नंबर लेना पड़ेगा। फिर 3 चीजें इन्फॉर्म करो कि जो भी मटेरियल पर्टिकुलर में फाउंड टू बी फॉल्स और मिसलीडिंग, तो सेबी और डीडीपी को फोर्थविथ इन्फॉर्म करो। फिर कोई मटेरियल चेंज हुआ है, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन कंट्रोल, तो आपको फोर्थविथ इन्फॉर्म करना है। और एक जो पॉइंट है वो है, अगर फॉरेन के जो आपके रेगुलेटर हैं, जैसे आप यूके के हो तो यूके के जो भी रेगुलेटर्स होंगे, अगर वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, आपके खिलाफ कोई केस फाइल हो जाता है, आपके खिलाफ पेनल्टी चार्ज होती है, तो ये आपको हमको बतानी है। मतलब बेसिकली ये शॉर्टकट है, हम आपको मॉनिटर नहीं करेंगे, आपके साथ जो भी गलत हो रहा है जिंदगी में आप खुद ही हमको बताओ, ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सके कि आपके खिलाफ कुछ करना तो नहीं है हमको भी। क्लियर है? तो ये आ बैल मुझे मार वाला प्रोविजन है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय सेबी, सॉरी कहां गया, हाँ, इन केस ऑफ एनी पेनल्टी पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है, कोर्ट केस है, और प्रोसीडिंग्स, फाइंडिंग्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, ठीक है, आपके खिलाफ कोई इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसके अभी फाइंडिंग आए हैं और वो आपके खिलाफ हैं, ठीक है, फॉर विच एक्शन may be taken or is in the process of being taken by overseas regulator against it।
तो ओवरसीज रेगुलेटर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला है या ले सकता है बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, बेस्ड ऑन एनी लिटिगेशन, तो आपको खुद ही हमको बताना है। फोर्थविथ, हमको इन्फॉर्म करो कि मेरे ऊपर ये पेनल्टी चार्ज हो गई है, मेरे इंस्पेक्शन का रिपोर्ट आ गया है और ये मेरे खिलाफ है, या ये उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। तो आपको खुद ही जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, ओवरसीज रेगुलेटर जो भी आपके खिलाफ एक्शन ले रहा है, वो आपको खुद होके सेबी और डीडीबी को बताना है। क्लियर है? तो 3 चीजें इन्फॉर्म करने वाली है। क्लियर है क्या? 6 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। बोलो, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, पान, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, और 3 चीजें इन्फॉर्म। 6 पॉइंट्स तो सिंपल यही हो जाते हैं। और सबसे क्रूशियल पॉइंट अगर मैं कुछ कहूं तो वो है केवाईसी, कि जब एफपीआई फॉरेन के लोगों का पैसा लगाएगा तो उनका केवाईसी करना है। जैसे हमारी बैंक करती है, हमारे इंटरमीडियरीज करते हैं, वैसे ही आप क्योंकि इंटरमीडियरी हो, वहां के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका केवाईसी लेना है, ताकि हमको पता रहे कि पैसा लग किसका रहा है। कल कुछ गलत होता है तो हम एक्शन तो ले पाए, उसको ट्रेस तो कर पाए, आइडेंटिफाई तो कर पाए। तो केवाईसी करना मैंडेटरी है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो एफपीआई के थ्रू इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, उनको केवाईसी करना मैंडेटरी है एज पर द केवाईसी नॉर्म्स। क्लियर है? तो वो है अंडरटेक नेसेसरी केवाईसी ऑन द इन्वेस्टर इन अकॉर्डेंस विद द रूल एप्लीकेबल टू इट। जो भी वो होंगे हमारे जो पीएमएलए और जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स लेके केवाईसी प्रॉपर करना है। और फिर है जो भी सिक्योरिटीज आप खरीदोगे वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस होना चाहिए। उस पर कोई चार्ज क्रिएट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पापा की सिक्योरिटी नहीं है, वो क्लाइंट्स की है। क्लाइंट्स की सिक्योरिटी पे आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है? तो मना किया गया है। एंश्योर दैट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफपीआई आर फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस। ठीक है? उस पर कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए। और आपको पूरा अपने आप को समर्पित कर देना है, कोई नाटक नहीं करना है कि नहीं मैं इंडिया क्यों आऊं, नहीं मैं इस एजेंसी को ये डॉक्यूमेंट क्यों दूं। आपको पूरा समर्पित कर देना है अपने आप को। जो गवर्नमेंटल एजेंसी जो भी आपसे डॉक्यूमेंट चाहती है, इंफॉर्मेशन चाहती है, वो आपको देना पड़ेगा। नाटक नहीं करना है कि मैं क्यों दूं, मैं तो सिर्फ सेबी को दूंगा, मैं तो सिर्फ डीडीबी को दूंगा, ये एमसीए क्या होता है, मैं क्यों दूं। ऐसा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंटल एजेंसी आपसे कुछ भी मांगती है, इंफॉर्मेशन मांगती है, डॉक्यूमेंट मांगती है, आपको देना पड़ेगा। उसका अंडरटेकिंग पहले ही लिया जाता है। क्लियर है? ताकि आप बाद में नाटक न करो। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय सेबी और एनी अदर गवर्नमेंटल एजेंसी इन इंडिया सबमिट एनी इंफॉर्मेशन रिलेशन टू द एक्टिविटीज एज द एफपीआई। ठीक है? बहुत सारे पॉइंट है, आराम से 6-7 पॉइंट आप याद कर सकते हो। क्लियर है? और अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे। हमारे फाइनल पॉइंट पे आते हैं, वो है इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडियरी। तो एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन है, इंटरमीडियरी की जगह नाम आएगा, इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ऐसा इंटरनल ऑडिट ऑफ दिस आपको नाम आएगा। तो एक कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है? सबके लगभग रेगुलेशंस पूरे इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड सेम है कि इंटरनल ऑडिट होता क्यों है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन करेगा, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है? तो ये कॉमन पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिट का सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो भैया, हमारा जो इंटरमीडियरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खुद देखोगे, अगर पूरा उनके भरोसे काम छोड़ दिया है सेबी ने कि बस आप ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दे दो, मैं मान लूंगा कि सब सही है। समझ रहे हो? मतलब उनके एक सर्टिफिकेट पे रिलाई होकर हम करोड़ों रुपए फंड मोबिलाइज कर रहे हैं। सोच के देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके इंटरनल कंट्रोल कितने अच्छे हैं ये इंश्योर करना जरूरी नहीं है? सोच के देखो, डिपॉजिटरी है, 2 ही डिपॉजिटरी इंडिया में, एनएसडीएल, सीडीएसएल। उनके इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं कि नहीं ये चेक करना जरूरी नहीं है? उनके जो इतने सारे डीपी हैं वो बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके पास सॉफ्टवेयर है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, नॉलेजेबल है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी नहीं है? सोच के देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इतने बड़े बड़े काम ये कर रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टर को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो इनका इंटरनल ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि गाड़ी बरोबर चल रही है। ये ऑयल की तरह है, ऑयलिंग को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑयलिंग करते रहोगे तो गाड़ी स्मूथ चलते रहेगी। तो इंटरनल ऑडिट इनका करवाते रहोगे तो सब बरोबर चलते रहेगा, फ्रॉड वॉड नहीं होगा और कोई भी ग्लिच नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये पूरा इंपॉर्टेंस है इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडियरी का। ध्यान दो, जो इंग्लिश में आपके सामने प्रस्तुत है, क्या लिखा है इंग्लिश में? एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आर प्री रिक्विजिट फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि सब सही हो, लोग अपना काम सही ढंग से करें जो उनसे एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए आपको जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए। द गवर्नेंस बीइंग अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो बदलते रहता है, इट्स नॉट स्टैटिक। सिस्टम्स बदलते रहते हैं, सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बदलते हैं।
सब चीजें बदलते रहती है, तो आपको हर वक्त ये इंश्योर करना होता है कि आज भी सब सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपने फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया होगा, अरे पर उसके बाद क्या, उसके बाद वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं वो भी तो देखना होता है ना, ठीक है। रिक्वायर्स कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। अब वो सेबी तो नहीं कर सकता ना, सेबी तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी करना है वो कर देता है, उसके बाद क्या बार बार वही काम करेगा, तो ये काम उन्होंने डेलीगेट कर दिया है बाय वे ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो ये रिक्वायरमेंट से सेबी इंश्योर कर लेता है कि सब अभी भी सही चल रहा है। बीइंग एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स, ध्यान दो ये सिग्निफिकेंस है इंटरमीडियरी का कि ये कनेक्टिंग लिंक है, रेगुलेटर को, इन्वेस्टर को, इशूअर को, सबको इंटरमीडियरी जोड़ते हैं, आए ख्याल में। They are expected to ensure that their internal controls are so efficient that they ensure effective investment service at all times and provide regulator comfort with the compliance of regulations. Clear है? In this direction, SEBI has authorized PCA, PCS और PCOA, यानी practicing company secretary, practicing chartered accountant और practicing cost accountant, तीनों लोग eligible हैं to undertake the internal audit of various intermediaries and issue quarterly certificate with respect to reconciliation of share capital audit। ये भी आपने पढ़ा होगा कि reconciliation भी audit होता है, कि जितने भी आपका जो भी आपका issued share capital है उसका reconciliation audit करना होता है कि जो भी shares हैं कितने फिजिकल हैं, कितने डीमैट में हैं, डीमैट में भी कितने एनएसडीएल के पास है, कितना सीडीएल के पास है, ये सब टोटल मैच होना चाहिए, ये टोटल मैच होना चाहिए। अगर मैंने 1 लाख सिक्योरिटीज इशू की हैं तो अलग अलग वो टोटल मैच होना चाहिए, भाई ठीक है 50,000 इधर है, 20,000 इधर है, 30,000 इधर है, ऐसे टोटल मैच करके 1 लाख आना चाहिए, तो इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन ऑडिट। क्लियर है? ये भी आपको करना है। तो रिकंसिलिएशन ऑडिट अलग है, रिकंसिलिएशन ऑडिट अलग है, ठीक है, ये रिकंसिलिएशन ऑडिट है। और फिर है एवरी इंटरमीडियरी शैल अपॉइंट कोई पीसीए, पीसीएस, पीसीओए एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ठीक है, ये अलग है कि आपको एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है ताकि वो आपका कॉम्प्लायंस चेक करे और कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट आपको दे दे और उस पर सेबी रिलाई करे कि सब बरोबर है। Who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules, regulations, notification, guideline, instruction circulars issued by SEBI or central government for redressal of investor grievances, and जब भी कुछ गड़बड़ मिली तो तुरंत इन्फॉर्म करना है। Compliance officer shall immediately and independently report to SEBI for any non-compliance observed by him. क्लियर है? तो ऐसा है, तो ये पूरा इंटरनल ऑडिट का सिग्निफिकेंस है, रोल है, और शेयर कैपिटल का रिकंसिलिएशन ऑडिट भी होता है और कॉम्प्लायंस ऑफिसर की तरह भी आपको अपॉइंट करना है ताकि कॉम्प्लायंस रिपोर्ट दी जा सके। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये है आपका मोरलेस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कुछ ना कुछ हर एग्जाम में आ ही रहा है, आप देख सकते हो, सारा कवर कर लिया अपन ने। मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू एन इशू, रजिस्ट्रार टू एन इशू, पोर्टफोलियो मैनेजर, कुछ कुछ इक्कड़ दुक्कड़ बचा होगा, मुझे पता है। कुछ लोग ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, अरे रिवीजन है भाई, रिवीजन है, रिवीजन के हिसाब से कवरेज होगा, रिवीजन के हिसाब से स्पीड होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने का मेरा मोटिव था, जो कि लगभग मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। ठीक है, कस्टोडियन हो गया है, डीपी हो गया है, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया है, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सीआरए, डिबेंचर ट्रस्टी, पीएफआई, एनालिस्ट, सब मेरे ख्याल से मेजर टॉपिक्स सारे हमने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आपको ये ज़रूर फायदा करेगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।